अच्छा, अब हम चलते हैं ग्राफिकल पार्ट पर। किस पर? ग्राफिकल पार्ट पर। ठीक। अच्छा, ग्राफिकल पार्ट मुझे लगता है मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट एक ही रहेगा, तो आपको सिर्फ वैरायटी कवर करनी है, यानी आपको क्वेश्चंस खुद करने हैं, चेंज देखना है चेंज क्या क्या है, राइट। अच्छा देखिए, सबसे पहला मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा आप लोग। इफ कर्व y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब and y equals to 4 root x have exactly one point in common. One point in common, then find a. ओके, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये वाला कर्व और ये वाला कर्व जो है उन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन है तो आपको ए बताना है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन सब ध्यान से देखना, ढंग से समझना, इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। फिर अगला क्वेश्चन भी मैं इसके जैसा ही लूंगा और वो जब मैं ये क्वेश्चन समझा दूं आपको पूरा, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है, राइट। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। वो ये कह रहा है, अच्छा ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ए 0 नहीं है, चलिए। अच्छा, अब बात करते हैं, उसने बोला कि इन दोनों कर्व में एक पॉइंट एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन है। एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब है कि ये दोनों कर्व केवल एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, है ना। देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ए नेगेटिव हो जाए, क्लियर है, ए नेगेटिव हो जाए। अच्छा, अगर ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर ए नेगेटिव हो गया तो भैया ये चीज नेगेटिव हो गई, है ना। अच्छा, ये नेगेटिव होने का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसे जाएगा? अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला। यार आपसे कोई बोले 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाओ, तो आप कैसे बनाते हो? ऐसे ही तो बनाते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि ए नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो इसका कोफिशिएंट नेगेटिव इसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो दिस विल बी लाइक अ डाउनवर्ड पैराबोला। समझ आ गया? अच्छा, इसकी बात करते हैं, y इक्वल्स टू रूट एक्स। आपको बता दूं y इक्वल्स टू रूट एक्स क्या होता है? भाई y इक्वल टू रूट एक्स केवल और केवल अपर पैराबोला, ऊपर पैराबोला बनेगा, ये y इक्वल्स टू रूट एक्स है, क्लियर। तो y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। तो अगर आप y इक्वल्स टू 4 रूट एक्स की बात करेंगे तो ठीक है, चला जाएगा ऐसे ही, ये ग्राफ चला जाएगा, क्लियर। तो ये किसका ग्राफ है? 4 रूट एक्स का। और ये किसका ग्राफ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब का। लेकिन कब? जब ए नेगेटिव है। तो क्या दोनों ग्राफ एक जगह पर कट कर रहे हैं? यस। इसका मतलब है जब ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा तो ये दोनों ग्राफ एक ही जगह पर कट करेंगे, यानी दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ तो हमने कुछ भी लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं, सीधा सीधा बेटा ये नेगेटिव देखा, एक पॉइंट आपका आ गया, करेक्ट, एक आंसर तो ये आ गया। अच्छा, हम चलते हैं केस नंबर सेकंड पर। केस नंबर सेकंड पर आ जाइए। अगर ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? ठीक। अच्छा, ए पॉजिटिव होगा तो ये चीज पॉजिटिव हो गई, ये चीज पॉजिटिव हो गई तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। अगर आपसे बोला जाए कि y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाओ, सारे बच्चे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ जो होगा 1 प्लस पे जाएगा, यानी ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका। समझ आ गया? तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब 1 प्लस एक पॉजिटिव टर्म का ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाने वाला है, राइट। तो अगर हम बात करें, अगर ए पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरह से जाएगी, चले गई, ओके। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं दोनों में एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन हो। अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट कॉमन है इसका मतलब ग्राफ क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? टच, इस तरह से। तो यानी ग्राफ टच करना चाहिए, ओके। तो ये जो ग्राफ है किसका है बेटा? 4 रूट एक्स का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब का ग्राफ है, ठीक। अच्छा, हम चाहते हैं दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन हो, यानी ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, राइट। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको ढंग से समझना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगले वाले क्वेश्चन में भी और उसके अगले वाले क्वेश्चन में भी, दोनों में मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। जब दोनों कर्व टच करेंगे, तो इस पॉइंट पर दोनों के y बराबर होंगे, पहली बात, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों कर्व टच करेंगे तो इस पॉइंट पर दोनों के y क्या होंगे? बराबर होंगे।
अगर मैं इस पॉइंट को x1, y1 दे दूं, x1, y1 दे दूं, तो इस पॉइंट पर इसका y1 और इसका y1 बराबर होंगे, ठीक है। तो जब दोनों कर्व टच करेंगे तो इस पॉइंट पर इसके y1 की वैल्यू और इसके y1 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं बोल देता हूँ क्या आएगा, तो 1 प्लस x1 स्क्वायर अपॉन a क्यूब की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 अंडर रूट x1 के। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? जब दोनों कर्व टच कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर भी है और ये वाला पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर भी है। इसका मतलब दोनों के y1 बराबर हैं, दोनों के y1 इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, दूसरी बात, हमने ये भी बोला था, है ना, हमने ये भी बोला था कि जब दो कर्व टच करते हैं, ये स्टेटमेंट मैंने दिया है, व्हेन टू कर्व टचेस ईच अदर, तो दोनों पर उस पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो चूंकि ये कर्व टच कर रहे हैं तो पहले वाले कर्व का जो स्लोप होगा एट पॉइंट जस्ट P नाम दे देते हैं, और दूसरे वाले कर्व का जो स्लोप होगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर बराबर होगा, राइट है। तो पहले वाले का कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस कर्व का डिफरेंशिएशन बताइए कितना आएगा? इस कर्व का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 3x1 स्क्वायर अपॉन a क्यूब। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरे वाले कर्व का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? दूसरे वाले कर्व का डिफरेंशिएशन आएगा 2 अपॉन अंडर रूट x1। आ गया? तो पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट कर लीजिए, दोनों के स्लोप बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं, ठीक। आगे यहाँ तक। अच्छा, यहाँ से x1 इधर चला जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, ये 2x1 आएगा, ओके। अच्छा, इधर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 की पावर 3/2 बराबर a क्यूब, तो यहाँ से x1 बराबर आएगा a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? x1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा a स्क्वायर। खत्म। आगे x1 की वैल्यू a स्क्वायर। क्लियर है? दो ही काम करने होंगे, एक तो उस पॉइंट पर क्या बराबर करना है बेटा, y1 बराबर करना है, दोनों कर्व का y बराबर करना है, और दूसरा काम क्या करना है, दोनों के स्लोप बराबर करना है। तो आपने दोनों के स्लोप बराबर किया, x1 आ गया पक्का। इस x1 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम फर्स्ट x1 की जगह a स्क्वायर उठा के रख दीजिए, x1 की जगह a स्क्वायर उठा के रखेंगे तो 1 प्लस a, यहाँ पर आएगा 4, और ध्यान रखना a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है। तो जब मैं a स्क्वायर रखूंगा तो a स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉड a, a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, मॉड a, लेकिन a पॉजिटिव है तो यहाँ 4 आएगा। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। समझ में आ गया? यस, क्लियर है? तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया? कि जब a नेगेटिव था तो हमारे पास हमेशा एक पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, और जब a पॉजिटिव था तो केवल a = 1/3 पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। a = 1/3 के अलावा हमें कहीं और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा a बिलोंग्स टू -∞ से 0 और यूनियन 1/3। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही सॉल्यूशन मिले, दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन मिले, तो मेरा आंसर होगा -∞ से 0 यानी <0 वाला पार्ट, और एक 1/3। जब a 1/3 होगा तो भी ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशन ln x = cx² has exactly one solution, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या है, c की वैल्यू बताइए, c की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन आएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन ये है, ठीक। अच्छा, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c, c की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस आपको दे रखी हैं उसका एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है, ओके। अच्छा, वापस हम वही काम करेंगे जो पिछली बार किया था। यहाँ पर हम 3 केस बनाएंगे, क्योंकि पिछले वाले में उसने बोला था a 0 नहीं था, तो हमने केवल 2 ही केस बनाए जब a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 केस बनाएंगे जब c नेगेटिव होगा, c 0 होगा और c पॉजिटिव होगा, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन c इज नेगेटिव, ओके। पहली बात तो सारे बच्चे y = x² जानते हैं, y = -x² जानते हैं, ठीक है। y = ln x, ये भी हम जानते हैं, क्लियर। तो तीनों के ग्राफ हम अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात करते हैं जब c नेगेटिव होगा।
सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, सोचना। अच्छा सी नेगेटिव होगा तो ये चीज नेगेटिव हो गई, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट। तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब सी नेगेटिव है, जब सी नेगेटिव है तो ये ग्राफ तो जाएगा ऐसे, ओके, और ln x का ग्राफ जाएगा बेटा ऐसे, क्लियर। तो क्या एक सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा एक सॉल्यूशन आपके पास, करेक्ट है। तो वन सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। तो जब c नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ln x का ग्राफ ऐसे जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन आएगा। अच्छा केस नंबर सेकंड, जब c 0 है तो क्या होगा, ओके। अच्छा जब c 0 होगा तो क्या होगा यार, जब c 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो गया, c 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो गया, यानी ग्राफ कैसे जाएगा इसका, समझ आ गया। तो अगर c 0 है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा ln x का ग्राफ कैसे जाएगा, तो ln x का ग्राफ ऐसे जाएगा। क्या दोनों एक जगह कट कर रहे हैं, यस करेंगे, 100% एक जगह पर कट करेंगे। अगर c 0 है तो डेफिनेटली ये दोनों ग्राफ एक जगह पर कट करेंगे, यानी एक सॉल्यूशन आएगा, समझ आ गया। अच्छा हमारे पास लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, लास्ट पॉसिबिलिटी है जब c लेस देन 0 हो जाए, c ग्रेटर देन 0 हो जाए, ओके। अच्छा जैसे ही c ग्रेटर देन 0 होगा ये पॉजिटिव हो गया। अच्छा पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, चला गया ग्राफ, ठीक। अब हमें क्या बनाना है बेटा, ln x बनाना है। मैंने क्या बोला था, क्योंकि हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए, हमें एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन चाहिए, तो ग्राफ क्या होना चाहिए बेटा, टच करता हुआ जाएगा, समझ आ गया। क्योंकि हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा बेटा, टच करता हुआ जाएगा। आगे सबको समझना है। तो अगर आपको एक ही सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब ग्राफ आपका टच करना चाहिए, श्योर। अच्छा अब मैंने क्या बताया था, अगर दोनों ग्राफ टच कर रहे हैं तो दो बातें होंगी। पहली बात, उस पॉइंट पर दोनों के स्लोप बराबर होंगे, और दूसरी बात, उस पॉइंट पर दोनों के y बराबर होंगे। यानी पहली बात, इस पॉइंट पर दोनों के y बराबर कर देते हैं, यानी ये वाला y और ये वाला y इक्वल कर देते हैं। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, ln x इक्वल टू क्या होगा, cx1 का स्क्वायर होगा, क्लियर। इस पॉइंट पर इसका y और इसका y दोनों इक्वल होंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होगी, चूंकि दोनों कर्व टच कर रहे हैं, और चूंकि दोनों कर्व टच कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, यानी इसका dy बाई dx और इसका dy बाई dx बराबर होंगे, इसका dy बाई dx और इसका dy बाई dx बराबर होंगे। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x यानी x1, और cx स्क्वायर का 2cx यानी 2cx1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय x, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2cx, तो 1 बाय x बराबर होगा 2cx1। तो यहां से x1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1 बाय 2c, x1 स्क्वायर की वैल्यू 1 बाय 2c आ गई है, श्योर। बस इसको उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास क्या आएगा, ln x1 इक्वल्स टू c, x1 स्क्वायर की जगह रखेंगे 1 बाय 2c, ये कैंसिल हो गया, यानी x1 की वैल्यू आएगी e की पावर हाफ, आ गई। और अगर x1 की वैल्यू e की पावर हाफ आ गई है, हमें तो c निकालना था, हमें क्या निकालना है, हमें तो c निकालना है ना। तो अगर x1 की वैल्यू e की पावर हाफ आ गई है तो यहां से, कहां से, यहां से, ठीक है। x1 की वैल्यू अगर e की पावर हाफ आ गई तो यहां उठा के रख देते हैं, तो e की पावर हाफ का स्क्वायर e हो जाएगा, तो e इक्वल्स टू 1 बाय 2c, यानी c इक्वल्स टू आएगा 1 बाय 2e। इसका मतलब है कि अगर मैं c की वैल्यू 1 बाय 2e लूंगा तो मुझे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिले तो c कितना होना चाहिए, 1 बाय 2e। कौन से वाले केस में, थर्ड केस में। अच्छा पहला वाला जो केस था हमारा c लेस देन 0, वहां पर हमेशा वन सॉल्यूशन ही मिलेगा, c इक्वल्स टू 0 वहां पर भी वन सॉल्यूशन मिलेगा, और c इक्वल्स टू 1 बाय 2e पर भी वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो तीनों केसेस को अगर मैं क्लब कर दूं तो फाइनल आंसर आएगा c बिलोंग्स टू -∞ से 0 और यूनियन 1 बाय 2e, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं c की ये वैल्यूज लूंगा तो हमेशा मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। फाइंड t फॉर विच mod ln x equals to px has 3 distinct solutions।
हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि फाइंड P फॉर विच दिस इक्वेशन हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन की बात की थी। अब मैं बात करने वाला हूँ तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस की, राइट? वापस पूरे केस को ढंग से देखेंगे, पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। देखिए, ये तो आपके पास फिक्स है, यहाँ पर सिर्फ चीज है आपके हाथ में P, केवल P ही आप वेरी कर सकते हो। तो P के लिए हमारे पास 3 चॉइस होंगी। कितनी चॉइस होंगी? 3। पहली चॉइस, जब P नेगेटिव है। ओके, जिस बच्चे को नहीं आता उसको बता दूं, y इक्वल्स टू x, एक लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। y इक्वल्स टू माइनस x, ये भी एक लाइन होती है, लेकिन लाइन ऐसे जाएगी, नेगेटिव स्लोप है तो लाइन ऐसे जाएगी। क्लियर है? तो जैसे ही p नेगेटिव लेंगे, जैसे ही हम p नेगेटिव लेंगे, देखिए मॉड ln x का ग्राफ सारी दुनिया जानती है। ये किसका ग्राफ है? ये मॉड ln x का ग्राफ है। और p अगर नेगेटिव होगा तो P नेगेटिव होते ही ये ग्राफ कैसे जाएगा? ये ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा। ठीक, तो मॉड ln x का ग्राफ ये रहा और P नेगेटिव होते ही ग्राफ ऐसे जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब P 0 हो जाए, अगर P 0 हो गया तो ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी, है ना? P इक्वल टू 0 होता है, ये पूरी लाइन 0 हो जाएगी, यानी ये बन जाएगा y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स एक्सिस। क्या होता है? एक्स एक्सिस, राइट? तो सिचुएशन कैसे बनेगी? सिचुएशन ऐसे बनेगी, ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा और p इक्वल टू 0 एक लाइन होगी ऐसे। x पॉजिटिव लेना है तो ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा आपका। चलिए, ग्राफ बन गया। कितने सॉल्यूशंस आएंगे बेटा? एक सॉल्यूशन आएगा। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? एक सॉल्यूशन आएगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला। तो आपके पास एक सॉल्यूशन आएगा। समझ आ गया? तो P इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे तो एक सॉल्यूशन आ रहा है ना? और P लेस देन 0 पर अगर हम बात करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है? आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर लें। अब आता है इसका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस, वो है P ग्रेटर देन 0। राइट? जब P ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक, और मान लेते हैं अपन एक सिचुएशन लेते हैं, ये सिचुएशन ऐसे इसको टच करता हो जा रहा है, इसको टच करता हो जा रहा है। एक सिचुएशन मान लेते हैं इसमें टच करता हो जा रहा है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, है ना? अब टच कर रहा है, मैंने क्या बोला था? टच कर रहा है। अच्छा, डेफिनेटली ये जो पॉइंट होगा वो 1 के आगे ही होगा। ये तो कंफर्म है कि पॉइंट किसके आगे होगा बेटा? ये पॉइंट 100% 1 के आगे होगा, श्योर है। ठीक, तो ये टच कर रहा है तो उसका मतलब पॉइंट कहां पर होगा? 1 के आगे होगा। अच्छा, अगर 1 के आगे होगा तो यहां से मॉड हटा लेते हैं, यहां से मॉड हटा लेते हैं। ठीक, अच्छा, जब दो कर्व टच करते हैं तो मैंने क्या बोला था? जब दो कर्व टच करते हैं तो उस पॉइंट पर दोनों के y1 इक्वल होंगे, दोनों के y1 इक्वल होंगे, राइट? तो अगर इस पॉइंट को मैं x1 y1 बोल दूं तो इस पॉइंट पर दोनों के y बराबर कर दीजिए, यानी क्या आएगा? पहली इक्वेशन, ln x1 किसके इक्वल होगा? p x1 के इक्वल होगा। जब दो कर्व टच करेंगे तो उस पॉइंट पर दोनों के y इक्वल कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जब दो कर्व टच करेंगे तो दोनों के स्लोप इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्लोप। ठीक, तो चूंकि ये पॉइंट 1 के आगे है डेफिनेटली, तो यहां से मॉड हट जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/x और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? p। आ गया? तो यहां से x1 की वैल्यू 1/p आएगी, आ गई। और अगर x1 की वैल्यू 1/p यहां रखोगे, x1 की वैल्यू 1/p यहां रखोगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ln x1 इक्वल्स टू p और 1/p, तो यहां से x1 आ रहा है बेटा e। x1 कितना आ रहा है? e। आया कि नहीं आया? तो x1 की वैल्यू अगर यहां रखोगे 1/p से p कैंसिल हो गया, तो ln x1 1 आ गया, यानी x1 की वैल्यू आ गई e। आई कि नहीं आई? और अगर x1 की वैल्यू e है
तो आप बता दो पी कितना आ गया, पी आ गया बेटा 1/e। समझ में आ गया, क्लियर है। कोई बच्चा बोले कि सर यहां भी रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते हो, एक ही बात है, बात बराबर पड़ेगी, 1/e आ जाएगा। अच्छा p की वैल्यू अगर 1/e आई, अब आप समझना जो मैं समझा रहा हूं इस पार्ट को समझना अच्छे से। जब p 1/e है तो आपको दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर p 1/e है, अगर p 1/e है तो मुझे दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ग्राफ कह रहा है, पक्का। तो अगर p की वैल्यू 1/e है तो इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक। अगर मैं p 1/e से बड़ा ले लूं, ओके, अगर मैंने p 1/e से बड़ा ले लिया तो इस लाइन का स्लोप बढ़ गया। अगर इस लाइन का स्लोप बढ़ गया तो लाइन क्या होगी बेटा, और ऊपर से चली जाएगी। तो अगर मैंने p 1/e से बड़ा ले लिया, अगर मैंने p 1/e से बड़ा ले लिया तो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप बढ़ जाएगा और ये लाइन थोड़ा ऊपर से चली जाएगी। कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर मैंने p 1/e से कम ले लिया, अगर मैंने p 1/e से कम ले लिया तो स्लोप कट जाएगा। तो p एग्जैक्टली 1/e है तो टच करेगा, p 1/e से बड़ा है तो ऊपर से चला जाएगा। अगर p 1/e से कम हो गया तो लाइन कैसे जाने वाली है, लाइन बेटा ऐसे जाएगी, यानी 1 2 और 3 जगह कट करेगी। समझ में आ गया। तो अगर आपको 3 जगह चाहिए, 1 2 और 3 जगह चाहिए, तो इसका मतलब स्लोप क्या होना चाहिए बेटा, स्लोप है ना 1/e से कम होना चाहिए। क्लियर। तो अगर आप इस ग्राफ को समझ पाए तो आपको समझ में आएगा कि अगर p 1/e से बड़ा लूंगा तो लाइन ऊपर से जा रही है, नहीं एक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 1/e लूंगा तो दो सॉल्यूशन, अगर 1/e से कम लूंगा तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन का आंसर दो, 2 सॉल्यूशन का आंसर दो, 3 सॉल्यूशन का आंसर दो, तो मैं आपको सबके आंसर दिखा रहा हूं, ठीक। नो सॉल्यूशन कब मिला था, लेस देन 0 पर। नो सॉल्यूशन कब मिला था, जब p क्या था, लेस देन 0 पर। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए 1 सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो 1 सॉल्यूशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं, जब p 0 होगा तो एक बार कट करेगा, और जब p 1/e से बड़ा होगा तो भी एक बार कट करेगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो 1 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज हैं 1/e से इंफिनिटी और यूनियन 0। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन चाहिए तो p कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन के लिए p होना चाहिए एग्जैक्टली 1/e ओनली, ठीक। और अगर आपको 3 सॉल्यूशन चाहिए तो p क्या होना चाहिए, 0 से और 1/e के बीच में होना चाहिए, p 0 से 1/e के बीच में होना चाहिए। अगर p 0 से 1/e के बीच में है तो आपको एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। ये लाइन आप देख रहे हैं, करेक्ट है, ये आपका आंसर है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीओडी में। अगर हम आगे बढ़े, जैसे टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट हम कर चुके हैं, अच्छा हम बात करते हैं मोनोटोनिसिटी की, है ना। मोनोटोनिसिटी की अगर मैं बात करूं तो मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो बात की जाएगी भी मोनोटोनिक फंक्शन का क्या मतलब होता है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में अगर फंक्शन हो, मोनोटोनिक का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में। तो अगर आपके डोमेन में, ध्यान रखना, हम जब भी मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ हम डोमेन के अंदर ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा अब हम बात करते हैं क्या, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिए गए डोमेन के अंदर, कंप्लीट डोमेन के अंदर केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अगर दिए गए डोमेन के अंदर जो भी फंक्शन का डोमेन है, उस डोमेन के अंदर अगर फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग है या कंप्लीटली डिक्रीजिंग है, देन फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है इन द एंटायर डोमेन, देन फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक। तो मैंने लिखा क्या है, फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर एंटायर डोमेन। जैसे आप ln x को देखो, ln x का जो ग्राफ है कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, ठीक है। आप e की पावर x को देख लो, कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, तो दीस फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक। ये मोनोटोनिक है, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, जो भी है। अच्छा अगर कोई फंक्शन डोमेन के कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, अगर कोई फंक्शन डोमेन के कुछ पार्ट में इंक्रीज करता है और कुछ पार्ट में डिक्रीज करता है, तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। जैसे मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसे sin x को देखिए, sin x अगर आप देखेंगे तो 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा है, फिर 90 से लेकर पाई में क्या कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। 90 से लेकर 3π/2 तक डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो डोमेन में कभी बढ़ा फिर डिक्रीज हो गया, फिर कभी बढ़ा फिर डिक्रीज हो गया। तो अगर कोई कर्व इस तरह से बिहेव करता है कि फंक्शन उस डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो दैट फंक्शन इज सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। तो ये ध्यान रखिएगा, व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन एंड व्हाट इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिसिटी की।
मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप बात करना चाहें तो मोनोटोनिसिटी की बात कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करता हूँ, इंक्रीजिंग की, तो क्या कंडीशन होगी? इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा ग्राफ ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए पर आप मुझसे पूछोगे कि इस पॉइंट ए पर कैसा है, तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि a प्लस एच, इसके जस्ट आगे a प्लस एच, एच बहुत 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 छोटा है, एच लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटा है। ठीक है, और इसके जस्ट पीछे a माइनस एच। क्लियर? तो अगर आप मुझसे a पर मोनोटोनिसिटी की बात करना चाहते हैं तो a के आगे वैल्यू बढ़ रही है और a के पीछे वैल्यू कम है, तो a पर वैल्यू इसके लेफ्ट वाले पड़ोसी से तो ज्यादा है और राइट वाले पड़ोसी से कम है। मैं यहां से बोल सकता हूं कि a पर जो वैल्यू है वो a प्लस एच से तो कम है और a पर जो वैल्यू है वो a माइनस एच से ज्यादा है। क्लियर? तो अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू उसके लेफ्ट वाले पड़ोसी से ज्यादा और राइट वाले पड़ोसी से कम है, इसका मतलब फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा कहलाएगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, राइट? और अगर हम डिक्रीजिंग की बात करें, किसकी? डिक्रीजिंग की बात करते हैं, ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है, मान लीजिए ग्राफ ऐसा है। ठीक, ये पॉइंट क्या है बेटा? ये a है। अच्छा, a के जस्ट आगे बात करो, ये a प्लस एच है, a के जस्ट पीछे बात करो, ये a माइनस एच है। क्लियर? आप बताइए किस पर वैल्यू ज्यादा है? तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, a पर जो वैल्यू है वो a प्लस एच से तो ज्यादा है और a पर जो वैल्यू है वो a माइनस एच से कम। ओके, तो x इक्वल्स टू a पर हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यहाँ पर बोलेंगे x इक्वल्स टू a पर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ओके, तो किसी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो इस तरह से हम देख सकते हैं, राइट? अच्छा, एक बात फिर बोल दूं, डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? मोनोटोनिसिटी में उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस है नहीं है, उससे हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उस पॉइंट के दोनों तरफ देखना है, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जो भी उसका आंसर होगा हम देंगे, राइट? अच्छा, अब बात आती है मोनोटोनिसिटी चेक कैसे करेंगे? भाई ये तो ठीक है, आपने समझा दिया कि सर इंक्रीजिंग की शर्त ये होती है, डिक्रीजिंग की शर्त ये होती है, फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो उसका क्या मतलब है, नॉन मोनोटोनिक का क्या मतलब है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करें, कहीं पर भी, इस पूरे कर्व में जहां आपको पसंद हो वहां टेंजेंट ड्रॉ करो। आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, आपको यहाँ ड्रॉ कर दूं, जहां आप कहोगे वहां ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पूरे कर्व में आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो। मान लेते हैं एंगल थीटा है, पक्का, तो डेफिनेटली थीटा कैसा होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। क्लियर है? तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस पूरे इंक्रीजिंग फंक्शन में आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली जो थीटा होगा वो 90 से कम होगा। अगर थीटा 90 से कम है तो tan थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? इंक्रीजिंग फंक्शन की शर्त क्या आ गई? इंक्रीजिंग फंक्शन की शर्त हो गई डिवाइड एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ गया? डिवाइड एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है और आपने कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। कैसा एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो थीटा क्या होगा बेटा? 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा तो tan थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी डिवाइड एक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आगे समझना है? क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग के लिए तो डिवाइड एक्स पॉजिटिव करना है, डिक्रीजिंग के लिए डिवाइड एक्स नेगेटिव करना है। ठीक, अगर स्ट्रिक्टली बोले, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेगा, आपको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज करना है, राइट? अच्छा, चलिए, ये तो होगी बात कि करना क्या है। इंक्रीजिंग के लिए ये और डिक्रीजिंग के लिए हमें ये करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या? कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, सपोज, ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो यहां पर अगर मैं पॉइंट x1 ले लूं और यहां पर पॉइंट x2 ले लूं, तो आपको दिख रहा होगा x1 पर वैल्यू और x2 पर वैल्यू। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर x2 x1 से ज्यादा है, अगर x2 x1 से ज्यादा है तो fx2 fx1 से ज्यादा होगा। इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, मान लेते हैं ये x1 है और ये x2 है, ये क्या है? fx1 है और ये बेटा fx2 है।
क्लियर? तो आप बताइए x2 x1 से ज्यादा है? यस है, लेकिन fx2 fx1 से छोटा है, यानी इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उसमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डी/x निकालना है, और इंक्रीजिंग पूछेगा तो प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, और डिक्रीजिंग पूछेगा तो हम माइनस वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है, तो आप लिख लीजिए स्टेप्स टू फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने की स्टेप्स क्या होंगी, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, मेक साइन डायग्राम ऑफ dy by dx। मेक साइन डायग्राम ऑफ dy by dx। सबसे पहले dy by dx का साइन डायग्राम बनाएं। ओके, स्टेप नंबर 2, सेलेक्ट पॉजिटिव पार्ट फॉर इंक्रीजिंग, सेलेक्ट पॉजिटिव पार्ट फॉर इंक्रीजिंग, सेलेक्ट नेगेटिव पार्ट फॉर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट करें और डिक्रीजिंग के लिए माइनस वाला पार्ट सेलेक्ट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक क्वेश्चन का dy by dx निकाला और dy/x आ गया x minus x1 और x minus x2 आया, ठीक है, और हम ये भी मान के चलते हैं कि x2 x1 से बड़ा है, ये हम मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, कोई फंक्शन आपने मुझे दिया, मैंने उसका dy by dx निकाला और dy/x निकल कर ये आ गया। तो यहां से मेरे पास दो पॉइंट मिलेंगे, x1 और x2, प्लस माइनस और प्लस। क्लियर? अब आप मुझसे पूछते हो इंक्रीजिंग का आंसर बताओ, तो इंक्रीजिंग मतलब प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, यानी आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से x1 और यूनियन x2 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का मतलब माइनस वाला पार्ट यानी x1 से x2। समझ में आ गया? तो इंक्रीजिंग मतलब प्लस वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे और डिक्रीजिंग मतलब माइनस वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा जेईई मेन में कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एओडी में। मैं आपको उससे बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ढंग से थ्योरी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले वाले पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप f'(x) निकालिए। क्या निकालेंगे? f'(x), राइट? अच्छा, डोमेन तो आ रहा है, डोमेन का कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखना डोमेन जरूर निकालने हैं। डोमेन ध्यान रखना, हम कोई भी आंसर डोमेन के बाहर नहीं ले सकते मोनोटोनिसिटी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बच्चा आंसर निकाल लेता है f'(x) निकाल के, पर ध्यान रखें सबसे पहले उसका डोमेन जरूर चेक कर लें। चलिए अब मैंने इसका f'(x) निकाला, कितना आएगा इसका f'(x)? 4x³ आएगा, माइनस का 16x² आएगा, प्लस 44x आएगा, माइनस का 24 आएगा। ठीक, इसमें से 4 कॉमन आ गया तो x³ माइनस 4x² प्लस ये 24x² आएगा, तो ये 6x² आएगा, 11x माइनस 6 आएगा। क्लियर? ये स्टैंडर्ड है, सबको पता है। ये आएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। आगे समझे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक आने के बाद हमने क्या बोला था, हम dy/x निकालेंगे, उसका साइन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से मुझे 3 पॉइंट मिल रहे हैं। कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, राइट? अगर आपसे इंक्रीजिंग का आंसर पूछे तो प्लस वाला सेलेक्ट करना है, और डिक्रीजिंग का पूछे तो माइनस वाला सेलेक्ट करना है। तो आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग का? 1 से लेकर 2 तक यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग का आंसर पूछेगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन 2 से लेकर 3 तक। ये आपको करना है, राइट? चलिए बी वाला ट्राई करिए, स्टार्ट करते हैं। बी वाले पर भी आ जाइए। इसका हम dy/x निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dy/x निकाल लिया। कितना आएगा? 3x² माइनस 3/x⁴। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, तो x⁴ माइनस 1 अपॉन x⁴। ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक आने का इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से आएगा x³ माइनस 1 और x³ प्लस 1 डिवाइड बाय x⁴। आगे समझे? ठीक। अच्छा देखिए, ये टर्म तो पॉजिटिव है, इसके दोनों तरफ तो कोई साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ से मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा -1। केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे, तो यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से -1। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। कौन कौन से? -1 और 1। समझ आ गया?
अगर आप मुझसे इंक्रीजिंग का आंसर पूछते हैं, किसका आंसर पूछते हैं? इंक्रीजिंग का, तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और अगर आप डिक्रीजिंग का आंसर पूछते हैं तो आंसर होगा -1 से 1 एक्सक्लूडिंग 0। ये आपका आंसर होगा। ठीक, सिंपल आपको डी और एक्स निकालना है, आपने निकाल दिया। डी और एक्स निकालने के बाद आपने क्या किया? आपने इसके फैक्टर किए, यहाँ से 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, साइन डायग्राम बनाया और आपने आंसर दे दिया। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर। देखिए, थर्ड वाले को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि, है ना, आपको पता है डिफरेंशिएशन इज नोन एज, मतलब इंटीग्रेशन इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा? e की पावर x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, यही आएगा। अच्छा बताइए, ये टर्म कैसी है? पॉजिटिव है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से? 1 और 2। तो बताइए आंसर क्या होगा? इंक्रीजिंग का आंसर होगा -इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और डिक्रीजिंग का आंसर क्या होगा? डिक्रीजिंग का आंसर होगा 1 से लेकर 2 तक। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। इसकी करते हैं हम डी पार्ट की। अगर हम इसका dy बाई dx निकालें तो कैसे करेंगे? देखिए, इसका अगर हम dy dx निकालें तो यहाँ u इंटू v लगेगा। क्या लगेगा? u इंटू v लगेगा। तो क्या करेंगे? e की पावर को रखेंगे x का 1 और x को रखेंगे e की पावर का e की पावर, और पावर का भी तो करेंगे 1 माइनस 2x। श्योर है? यहां तक आने के बाद e की पावर ये कॉमन आ गया और आपके पास बचेगा 1 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। समझ आ गया? बस यहां तक आने के बाद माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, राइट? तो ये बन जाएगा 10 और ये बन गया 2x माइनस 1 और x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x माइनस 1। श्योर? ठीक है। अच्छा अब देखना क्या होगा, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर? अच्छा चूंकि ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो उसके होने से या ना होने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, यहां से मिलेगा -12 और यहां से मिलेगा 1, राइट? तो मुझे 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, कौन कौन से? -12 और 1। समझ आ गया सबको? श्योर है? तो यहाँ से -12 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और आगे लगा हुआ है माइनस। पूरे के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। जब पूरे के आगे माइनस लगाओ तो साइन डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? माइनस से। साइन डायग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस से। तो बस अब आप आंसर लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग का आंसर लिखो तो प्लस वाला लिख देना, डिक्रीजिंग का आंसर लिखो तो माइनस वाला लिख देना। तो लिख लोगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीजिंग का आंसर तो आप लिख लेना प्लस वाला, डिक्रीजिंग का आंसर आप खुद लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस ln mod x, है ना? 2x स्क्वायर माइनस ln mod x। अब जैसे लॉग आया, है ना? अब पिछले जितने भी क्वेश्चंस मैंने करे सब में हमें डोमेन चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि सबके डोमेन ऑलमोस्ट आर थे सेकंड वाले क्वेश्चन को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर लॉग आ गया, तो लॉग आते ही अपने दिमाग की बत्ती जला दें आप। जैसे ही आप लॉग को देखें सबसे पहले मन में आना चाहिए इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहाँ ln mod x है, क्या है यहाँ पर? ln mod x है। तो सबसे पहले मैं इसका डोमेन लिखूंगा और इसका डोमेन क्या लिखूंगा? तो इसका डोमेन लिखा जाएगा बेटा x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ आ गया? तो चूंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस ln mod x लिखा हुआ है और यहाँ ln mod x है, तो x पॉजिटिव लूंगा तो भी दिक्कत नहीं है, नेगेटिव लूंगा तो भी दिक्कत नहीं है, पर x 0 लूंगा तो दिक्कत है। तो डोमेन क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0, राइट? चलिए अच्छा अब हम बात करते हैं इसके dy बाई dx की। तो 2x स्क्वायर का 4x हो जाएगा और ln mod x का 1/x हो जाएगा, ठीक? ln mod x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/x आ गया। यहाँ तक आने का क्या आएगा? 2x प्लस 1
2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। क्लियर? 3 पॉइंट मिलेंगे हमें यहां से। कौन कौन से 3 पॉइंट मिलेंगे? माइनस हाफ, 0 और हाफ, प्लस माइनस प्लस और माइनस। मिल गए 3 पॉइंट? ठीक है, श्योर है सारे बच्चे को दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसा आप आंसर देख लीजिए। अगर आपको इंक्रीजिंग का देना है तो प्लस वाला, और डिक्रीजिंग का देना है तो माइनस वाला। तो अगर आप इंक्रीजिंग का आंसर लेना चाहते हैं तो इंक्रीजिंग का आंसर होगा बेटा प्लस वाला। यानी आंसर क्या लेंगे? इंक्रीजिंग का आंसर होगा माइनस हाफ से 0 और यूनियन हाफ से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का आंसर होगा बेटा माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 0 से हाफ। ये आपका आंसर है। ठीक, तो इंक्रीजिंग चाहिए तो प्लस वाला ले लो, और डिक्रीजिंग चाहिए तो माइनस वाला ले लो। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो सेम यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला है। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ln x² माइनस 2x कर लेंगे। इसका डोमेन कितना आएगा बेटा? इसका डोमेन जरूर निकाल लें। इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा x² माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा x इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। श्योर? कितने पॉइंट मिलेंगे यहाँ से? 2। डोमेन कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। किसी बच्चे ने अगर डोमेन निकाले बिना क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसकी बत्ती लग जाएगी, बता रहा हूँ मैं आपको। किस्मत अच्छी होगी तो अलग बात है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जिसका डोमेन लिमिटेड आ रहा है कुछ, तो आप फंस जाओगे फिर। इसे डोमेन जरूर निकालें। ठीक, अच्छा, डोमेन निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे भाई? डी बाई एक्स करेंगे। हमने इसका डी बाई एक्स निकाल लिया। इसका डी बाई एक्स कितना आएगा? इसका डी बाई एक्स आएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग देख रहे होंगे, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए। तो आपने बेसिक डिफरेंशिएशन कर लिया। आ गया। यहाँ तक आने के बाद 3 पॉइंट मिलेंगे, 0, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस और माइनस। आ गया। अब बच्चे से क्या मिस्टेक होने वाली है? किसी बच्चे ने अगर इंक्रीजिंग का आंसर 0 से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी लग दिया तो उसका खेल हो गया भाई। अरे क्यों खेल हो गया? अरे बोला ना डोमेन देख भाई, तेरे डोमेन में 0 से 1 कहाँ है? आप अपना डोमेन तो देखो, आपके डोमेन में 0 से 1 है ही नहीं। तो ये वाला पोर्शन तो आपको लेना ही नहीं है। आपका आंसर केवल और केवल आंसर होगा 2 से इंफिनिटी। समझ आ गया? और यही मेजर मिस्टेक है। बच्चा जो है ना, मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं वो उसी वाले पोर्शन में करेंगे कि डोमेन देखे नहीं, आंसर निकाल कर आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। बाद में पता चला भाई साहब खेल हो गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आंसर 2 से इंफिनिटी आएगा। अच्छा, डिक्रीजिंग की बात करें, डिक्रीजिंग का मतलब माइनस वाला। तो बच्चे ने आंसर दे दिया माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 1 से 2। फिर खेल हो गया आपका। क्यों? अरे 1 से 2 तेरे डोमेन में नहीं है। कहाँ है 1 से 2 तेरे डोमेन में? 1 से 2 मेरे पास है ही नहीं डोमेन में। क्लियर? और चूंकि 1 से 2 मेरे डोमेन में नहीं है, इसका मतलब ये मैं नहीं ले सकता। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा केवल और केवल माइनस इंफिनिटी से 0। तो ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चंस करें हमेशा डोमेन जरूर चेक करें, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक, अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। मैं इसका डी बाई एक्स डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन जब आप इसको देखें, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप इसका डी बाई एक्स खुद निकालना है ना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि टाइम खराब नहीं कर सकते। हाँ, यू बाई भी आपको लगाना आता है, यू बाई भी आपको लगाना आता है। तो जब आप लोग यू बाई भी लगा लेंगे तो इसका डी बाई एक्स बता देता हूँ क्या आएगा। तो जी वाला जो पार्ट आपका है ना, जी पार्ट है, उसका डी बाई एक्स बता देता हूँ क्या आने वाला है। इसका डी बाई एक्स जब आप निकालेंगे तो ये आएगा a², ओके, नीचे आएगा a² प्लस x² की पावर 3/2, ओके, यहाँ पर आएगा b² और यहाँ पर आएगा b² प्लस d माइनस x² की पावर 3/2। क्लियर? और आपको ये दिख रहा होगा, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका डी बाई एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ गया? ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल एक्स, है ना। एक्स की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है ना। इसमें और भी पार्ट थे लेकिन मैंने वो लिए नहीं, क्योंकि हमारे काम का जो पार्ट है वो हमने लिया है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि भाई जो इंटरवल आपने दे रखा है, भाई डोमेन कितना दे रखा है आपने? 0 से इंफिनिटी दे रखा है। इस डोमेन में वो पूछ रहा है आपसे, बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका f डैश x निकाल दिया। क्या निकालेंगे? इसका f डैश x निकाल लेंगे।
तो क्या करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी लेबनीज थ्योरम पढ़ा चुका हूं डिफरेंशिएशन की। तो जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो जहां जहां दुनिया में जहां जहां टी आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो जहां जहां टी आ रहा है वहां पर क्या रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस जहां जहां टी आ रहा है वहां पर रखेंगे लोअर लिमिट, यानी जहां पर टी आ रहा है वहां पर 1/x रखेंगे। क्या रखेंगे, 1/x रखेंगे तो ये x बन जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट 1/x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/x²। गड़बड़ मत कर देना, जहां जहां टी आ रहा है पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां टी आ रहा है वहां पर लोअर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन ये, x से x कैंसिल हो गया और आपकी दुनिया में क्या मिला, अब आपकी दुनिया में आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x प्लस 1/x/x। क्लियर। अब आप एक चीज समझो भाई, डोमेन तो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है, और जब डोमेन 0 के जस्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है तो ये टर्म कैसी है, पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कैसा, पॉजिटिव, राइट। तो यहां से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग। समझ आ गया, एंटायर डोमेन के अंदर फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग होगा। करेक्ट। देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है कि fx इक्वल्स टू sin ln x माइनस 2 cos ln x इज इंक्रीजिंग इन e टू द पावर लैम्डा कॉमा e टू द पावर म्यू। वो कह रहा है कि e की पावर लैम्डा कॉमा e की पावर म्यू में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, √5 cos म्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली बात आपने बोला है फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैं पहले डोमेन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डोमेन। यहां पर मुझे ln x नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ln x। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन लिखेंगे, बताइए डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। क्लियर, सबसे पहले आप डोमेन लिख लो। अब आप इसका एफ डैश एक्स निकालो, क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो साइन ln x का cos ln x, इसका कितना आएगा, प्लस 2 sin ln x डिवाइड बाय x। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते हैं बेटा कि a cos x प्लस b sin x हो, तो इसको साइन या कॉस में बदलने के लिए √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हम आपको सिखाते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 पढ़ाते हैं, वहां पर बताया जाता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा बेटा, है ना। देखिए 1/x से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, यानी √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे, √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कर दिया। अच्छा, यहां तक आने के बाद दो चॉइस होती है, क्या तो हम इस पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लें या इस पूरे को हम कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको कॉस अल्फा बोल दूं और इसको अगर मैं साइन अल्फा बोल दूं, ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बिकम्स साइन ए प्लस बी। क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो √5/x और ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। श्योर, समझ आगे बन जाएगा। और ये टर्म पॉजिटिव है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा डोमेन ग्रेटर देन 0 है। अगर मेरा डोमेन ग्रेटर देन 0 है यानी ये पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव के होने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ डिसाइड करने वाला पार्ट ये है। तो मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करना है और किसी वाले पार्ट पर फोकस नहीं करना है। अब आपने मुझसे बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो साइन ln x प्लस अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हम सब ने साइन का ग्राफ देखा है, जीरो से पाई में पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होता है। श्योर है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हो कि ये चीज पॉजिटिव हो, अगर आप चाहते हो कि ये चीज पॉजिटिव हो, तो ये टर्म किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। क्लियर, अगर मैं चाहता हूं कि ये साइन पॉजिटिव हो तो ये टर्म किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करनी चाहिए। ध्यान रखना, कोई बच्चा जनरल आंसर लेगा तो भी आंसर सेम आएगा, कोई 0 से पाई लेगा, कोई बच्चा बोल सकता है सर
आपने 2 पाई से 3 पाई क्यों नहीं लिया? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो आप, श्योर ले सकते हो। आप जनरल ले सकते हो 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई तक, करेक्ट है, ठीक। लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि आपको लास्ट में म्यू माइनस लैम्डा निकालना है। जब म्यू माइनस लैम्डा निकालना है तो आप जनरल लो चाहे कुछ लो, वो तो लास्ट में कैंसिल होना ही है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लें चाहे जनरल लें, एक ही बात है, राइट। यहां तक आ गया। अच्छा, अल्फा इधर जाएगा माइनस अल्फा, उधर जाएगा पाई माइनस अल्फा, ln का ई इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस अल्फा से लेकर ई की पावर पाई माइनस अल्फा तक। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई बच्चा बोले कि सर आपने केवल 0 से पाई में क्यों लिया, तो मत ले, तो यहाँ पर 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई भी लेगा। लेकिन बेटा जब तू लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेगा, म्यू माइनस लैम्डा करेगा, तो वो जो तूने टर्म ली थी 2n पाई इधर और 2n पाई इधर, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसको लेने का, करेक्ट। अच्छा, ये आ जाएगा, कंपेयर करके बताइए। चलिए, लैम्डा कौन है बेटा? माइनस अल्फा। लैम्डा कौन है? माइनस अल्फा। म्यू कौन है? पाई माइनस अल्फा। उठा के रख दो, तो √5 कॉस म्यू माइनस लैम्डा, म्यू माइनस लैम्डा, तो पाई आएगा, यानी आंसर आएगा माइनस का √5। आंसर कितना आएगा बेटा? माइनस का √5। क्लियर? ग्राफिकल पार्ट पर चलते हैं। देखिए, ग्राफिकल पार्ट में मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, if x square e की पावर माइनस x इक्वल्स टू k, ये लिखा हुआ है, then find k if equation has, पहला क्वेश्चन है 0 सॉल्यूशन, दूसरा 1 सॉल्यूशन, तीसरा 2 सॉल्यूशन, और चौथा है मेरे पास 3 सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? वो आपसे बोल रहा है कि x स्क्वायर e की पावर माइनस x इक्वल्स टू k है, आपको k निकालना है। अगर इक्वेशन के 0 सॉल्यूशंस आते हैं, 1 सॉल्यूशन आता है, 2 सॉल्यूशन आता है, 3 सॉल्यूशन आता है, अलग अलग सिचुएशंस में 4 पार्ट है, चारों अपन को सॉल्व करना है, राइट। देखिए, सबसे पहली बात है हमें ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा, और ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी आपको लगेगा इट्स अ वेरी इजी पार्ट, आपको देखते रहिए आप आराम से ग्राफ, ठीक। तो ये वाला पार्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। y इक्वल्स टू k, y इक्वल्स टू k, k कांस्टेंट है, तो एक लाइन होगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, वो ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा k कैसा है। तो y इक्वल्स टू k बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिर्फ फोकस करना है किसके कर्व पर? x स्क्वायर e की पावर माइनस x के कर्व पर फोकस करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं x स्क्वायर अपॉन e की पावर x पर, x स्क्वायर e की पावर माइनस x पर, ठीक। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करूंगा भाई? सबसे पहले पता लगाता हूं ना कहां इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है, इतना से तो पता लगाना है। तो मैंने इसका dy/dx निकाला, e की पावर माइनस x को रखा x स्क्वायर का 2x, और x स्क्वायर को रखा माइनस e की पावर माइनस x, ठीक। तो e की पावर माइनस x कॉमन ले लेते हैं, है ना, x कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। आपने e की पावर माइनस x कॉमन लिया, आपने माइनस x कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब आप बताओ ये टर्म कैसी है? दुनिया में ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। इसके पॉजिटिव होने से मुझे कोई फर्क नहीं है, मतलब हटाओ से, गोली मारो। तो यहां से केवल 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से? 0 और 2। कौन कौन से 2 पॉइंट मिलेंगे? 0 और 2। साइन डायग्राम स्टार्ट होगा माइनस से, क्यों होगा समझ में आया? साइन डायग्राम माइनस से स्टार्ट क्यों होगा समझ में आया? क्योंकि पूरे के आगे माइनस लगा हुआ बेटा, ठीक है, तो माइनस से स्टार्ट होगा। अब क्या हुआ है, ये कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माइनस आने का मतलब डिक्रीज, 0 से 2 में इंक्रीज, और 2 के आगे वापस डिक्रीज। ये तो हमें पता चल गया कि माइनस इंफिनिटी से 0 में डिक्रीज करता हो जाएगा, 0 से 2 में इंक्रीज करता हो जाएगा, और 2 के आगे डिक्रीज करता हो जाएगा, ठीक। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि फंक्शन का नेचर इंफिनिटी पर और माइनस इंफिनिटी पर कैसा है। तो मुझे ये देखना है इस फंक्शन का नेचर इंफिनिटी पर और माइनस इंफिनिटी पर कैसा है। देखिए, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। तो इंफिनिटी पर ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। समझ आ गया? तो जब हम इंफिनिटी की तरफ जा रहे होंगे तो ये 0 की तरफ जा रहा होगा, और जब हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, जब हम माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इंफिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया, और e की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी 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 हो जाएगा। यानी अब मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई कि अब मेरा ग्राफ कैसे जाने वाला है। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं,
ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। तो अब देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, देखिएगा ठीक, माइनस इंफिनिटी पर कहां से चालू होगा, इंफिनिटी से चालू होगा, माइनस इंफिनिटी पर कहां से चालू होगा, इंफिनिटी से चालू होगा, और माइनस इंफिनिटी से जीरो में डिक्रीजिंग है, कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी से चालू होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और जीरो पर जाकर जीरो हो गया, हो गया डिक्रीज, हो गया डिक्रीज। आगे चलिए, जीरो से लेकर 2 में इंक्रीज करेगा, जीरो से 2 में इंक्रीज करेगा, जीरो से 2 में इंक्रीज करेगा, कर गया इंक्रीज, और फिर 2 के आगे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, 2 के आगे डिक्रीज करेगा, और इंफिनिटी पर किसको टच करने की कोशिश करेगा, जीरो लाइन को। ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, जीरो तक डिक्रीज करेगा, जीरो से 2 में इंक्रीज करेगा, फिर 2 के आगे डिक्रीज करेगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा, ओके ठीक। अच्छा, यहां पर अगर हम 2 पर वैल्यू निकालें, इस फंक्शन की अगर हम 2 पर वैल्यू निकालें, तो इसकी 2 पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,4/e², ठीक। तो 2 पे इसकी वैल्यू निकाल लेना, ही आ जाएगा। अब इसके आगे का पार्ट समझना जो मुझे समझाना है, इसके बाद का ही पार्ट हमारे काम का है, तो अब समझिएगा कैसे करेंगे, ओके। अब हमने y = k ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, y = k। अगर मैं k यहां लाइन ड्रॉ करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब y किसके इक्वल हो जाएगा, 4/e² के इक्वल हो जाएगा। जब y की वैल्यू 4/e² के इक्वल होगी तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, यानी हम लिख सकते हैं k = 4/e² पर हमें एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। अगर मैं 4/e² से ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं 4/e² से ऊपर लाइन ड्रॉ करता हूं, या फिर एग्जैक्टली 0 पे ड्रॉ करता हूं, समझ में आ गया। अगर मैं इस लाइन से ऊपर ड्रॉ करूं या एग्जैक्टली 0 पे ड्रॉ करूं, तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यानी अगर मेरे पास k की वैल्यू 4/e² से ऊपर है या 0 है, एग्जैक्ट 0 है, तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि k की वैल्यू अगर 4/e² से ऊपर इंफिनिटी तक है और यूनियन 0 है, तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, समझ में आ गया। अगर k की वैल्यू 4/e² से ऊपर है या 0 है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि लाइन ऐसे आ जाए, किसके बीच में आ जाए, 0 से और 4/e² के बीच में आ जाए। अगर लाइन 0 से और 4/e² के बीच में है, 1, 2 और 3 कट आएंगे, ठीक है। अगर आपकी लाइन 0 से और 4/e² के बीच में है तो कितने कट आएंगे, 3 कट, ठीक। तो मैं लिख देता हूं, अगर k जो है वो 0 से और 4/e² के बीच में है तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे बेटा, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, समझ में आ गया। तो 4/e² पर 2 सॉल्यूशन, 4/e² के ऊपर और 0 पर 1 सॉल्यूशन, अगर 0 से 4/e² के बीच में 3 सॉल्यूशन। और अगर आपकी लाइन इस x एक्सिस के नीचे है तो कोई कट नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। अगर आपकी लाइन x एक्सिस के नीचे है कोई कट नहीं मिलेगा, यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर k <0 है तो बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को सीखो, अच्छे से ढंग से देखो और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की आदत डालो। जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के इस क्वेश्चन को प्रोसीड करिए। मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे को कोई तकलीफ आने वाली है, बस आपको देखना क्या है, ग्राफ अगर आपने सही बनाया है फिर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन, इसके ऊपर 1 सॉल्यूशन, इसके 0, इसके नीचे जाएंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके बीच में जाएंगे तो 3 सॉल्यूशन, ये आपका आंसर होगा। चलिए, इस पे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई करना चाहे तो। देखिए, इसका मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 वो भी सिंपल है। आप एक काम करिए, x² e⁻ x अगर k है तो x² बराबर क्या होगा, k e⁻x, क्लियर। फिर हमें k के केस बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से, k <0,
k इक्वल्स टू 0, k ग्रेटर देन 0। याद करो मैं ऐसे 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसे 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। k लेस देन 0 पर क्या होगा, k ग्रेटर है, जैसे k लेस देन 0 में एक बना के दिखा देता हूँ, k लेस देन 0 में बना के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये लो, ठीक है। अच्छा k लेस देन 0 होगा तो यानी e की पावर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, और अगर e की पावर x का नेगेटिव हो गया तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इस तरह से आप केस बनाते जाइए। तो एक तरीका ये भी है, तो जिसको ये अच्छा लगे वो उस पे जाए, जिसको वो अच्छा लगे उस पे जाए, राइट। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। मतलब ट्राई का मतलब आपको ट्राई करना है, मैं तो दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन हमारे पास है सेम, x अपॉन ln x अगर k के इक्वल है, फाइंड k निकालना है, फॉर विच इक्वेशन हैज, वापस सेम पार्ट है, कौन सा पार्ट है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा पार्ट है हमारे पास 1 सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस, 3 पार्ट है इसके। तो ये सब आप लोगों को करने हैं, ट्राई करिए सब, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, वापस सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसका ग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको fx बोल देते हैं, बोल दिया। आपने इसका f डैश x निकाला, ठीक। तो यहां से f डैश x कितना आएगा, यहां से f डैश x आएगा ln x माइनस 1 अपॉन ln x का स्क्वायर, आ गया। अच्छा यहां तक आने के बाद देखिए ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है। एक चीज ध्यान रखना, हमने डोमेन नहीं निकाला, डोमेन जरूर निकाल लेना इसका, बिना डोमेन निकाले तो क्वेश्चन करें नहीं आप, इसका डोमेन जरूर लिख लेना। एक तो ln x है, x पॉजिटिव होगा और x 1 नहीं हो सकता, ठीक। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया होगा कि x 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 1 होगा तो बेटा log 1 0 हो जाएगा, ठीक है। x 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी तो डिफाइंड नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, राइट। तो ये f डैश x निकल गया, आ गया। अच्छा f डैश x निकालेंगे, इसके बाद यहां से जब मैं 0 करूंगा तो एक ही पॉइंट आएगा e के आगे पॉजिटिव, e के पीछे नेगेटिव, करेक्ट, e के आगे पॉजिटिव, e के पीछे नेगेटिव, ठीक। अगर आप इंक्रीजिंग का आंसर देंगे तो e से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग का आंसर देंगे तो ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, डोमेन आंसर होगा 0 से e एक्सक्लूडिंग 1, ये आपका आंसर आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना देखेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात एक तो मुझे देखना है इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, भाई 0 के आगे देखना है तो 0 प्लस पर देखना है, तो सबसे पहले तो मुझे तो 0 प्लस पर देखना होगा। एक इसमें 1 डोमेन में नहीं है, जैसे 1 डोमेन में नहीं है तो 1 के दोनों तरफ देखना पड़ेगा, 1 प्लस पर इसका नेचर क्या होगा और 1 माइनस पे इसका नेचर क्या होगा, ठीक। तो 1 के दोनों तरफ देखना पड़ेगा, उसका नेचर कैसा होगा, इंफिनिटी जा रहा है कि माइनस इंफिनिटी जा रहा है वो देखना पड़ेगा, एक 0 प्लस पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं देखना, चलिए 0 प्लस पर आ जाते हैं। अच्छा 0 के जस्ट आगे तो ये पॉजिटिव, ठीक है, 0 के जस्ट आगे पॉजिटिव होगा, राइट है, प्लस है ना, प्लस में आएगा, और 0 प्लस पर ये कितना होगा बेटा, माइनस इंफिनिटी होगा, है ना, तो ये माइनस इंफिनिटी होगा, तो 0 प्लस पर ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो 0 प्लस पे ये 0 अपॉन इंफिनिटी हो या 0 अपॉन माइनस इंफिनिटी हो, 0 को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अच्छा 1 प्लस पर आ जाइए, 1 प्लस पर ये पॉजिटिव, ठीक है, 1 प्लस पर ये पॉजिटिव और 1 प्लस पर ये भी पॉजिटिव, तो ये चीज प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक। अच्छा 1 माइनस पर क्या होगा, 1 माइनस पर तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से हल्का सा छोटा, तो 1 से हल्का सा छोटा तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 1 से हल्का सा छोटे होते ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इंफिनिटी, समझ आ गया। तो ये चीज 0 आ रही है बेटा, ये चीज आपकी प्लस इंफिनिटी आ रही है, और ये चीज क्या आ रही है बेटा, माइनस इंफिनिटी आ रही है। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं, है ना। तो आइए ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस तरह से जाने वाला है, ठीक। ये 0 है, ये 1 लाइन है आपकी, और ये e कहीं होगा, ठीक है। अच्छा 0 प्लस पर कितना है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 प्लस पे 0 को अप्रोच कर रहा है, और 0 से लेकर e में डिक्रीजिंग है, ये 0 से लेकर e में डिक्रीजिंग है, और 1 माइनस पर इंफिनिटी जा रहा है, माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो 0 प्लस पर 0 से स्टार्ट होगा और 1 माइनस पर कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी, डिक्रीज करता हुआ, तो ग्राफ कैसे जाएगा, डिक्रीज करता हुआ ग्राफ जाएगा,
चला गया, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, ध्यान रखना। उसके आगे चलिए, 1 प्लस पर क्या होगा, इंफिनिटी। 1 प्लस पर क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, और प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज करेगा 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 कहां तक, ई तक, क्योंकि ई तक डिक्रीज कर रहा है। साफ लिखा है उसने कि 0 से लेकर e-1 तक ये डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है और यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ई पर इसकी वैल्यू निकाल लेना, आप लोग निकाल लेंगे, ई रखकर इसकी वैल्यू निकाल लो, ई पर इसकी वैल्यू ई आ रही है, श्योर। और ई के आगे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ई के आगे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ये आपका ग्राफ चला जाएगा इंक्रीज करता हुआ, ठीक है। ये ग्राफ बन गया आपका। फाइनली ग्राफ बनने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें एक ही काम करना होता है, हमें सिर्फ y इक्वल्स टू k लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, k लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं आपके सामने y इक्वल्स टू k लाइन ड्रॉ करूंगा। देखिए, अगर मेरी y इक्वल्स टू k लाइन इस e से और 0 तक है, ठीक है, अगर मेरी y इक्वल्स टू k लाइन इस e से और इस 0 के बीच में है, तो कहीं भी कर्व को टच करेगा ना कट करेगा। तो अगर मेरी लाइन जो है y इक्वल्स टू k, अगर e और 0 के बीच में कहीं भी आएगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर नो सॉल्यूशन चाहिए, तो नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब मेरा k जो है वो 0 से और e में कहीं भी चला जाए, नो सॉल्यूशन। क्लियर। अगर y इक्वल्स टू k लाइन y इक्वल्स टू e पर आ जाए, किस पर आ जाए, y इक्वल्स टू e पर आ जाए, y इक्वल्स टू e पर आ जाए या नीचे आ जाए। तो अगर y इक्वल्स टू k लाइन इसको टच करती हुई चली जाए या x एक्सिस के नीचे चली जाए, तो एक कट मिलेगा। यानी अगर आपका k x एक्सिस के नीचे यानी माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाए, और एग्जैक्टली e हो जाए, तो आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। एक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब एग्जैक्टली y इक्वल्स टू e हो जाए या x एक्सिस के नीचे चला जाए, करेक्ट। अच्छा, दो सॉल्यूशन कब मिलेंगे, ऑब्वियस ही बात है, अगर y इक्वल्स टू e से ज्यादा हो जाए। अगर y इक्वल्स टू e से ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो अगर y e से ज्यादा है तो ये ग्राफ दो जगह कट करेगा। तो अगर k ग्रेटर देन e है, यानी e से इन्फिनिटी है, तो आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या हमें कभी 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें कभी भी 3 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे y इक्वल्स टू k के लिए। y इक्वल्स टू k के लिए हमें कभी भी 3 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, इस क्वेश्चन में उसने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। इस बात पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आपने एक वर्ड यूज किया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वर्ड यूज किया है, तो आप क्या लेकर करेंगे, आप लेकर चलेंगे f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या लेकर चलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। क्लियर। तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा, यहां पर f डैश x कैसे लेके चलूंगा, लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब आप इसका f डैश x निकालिए, कितना आएगा इसका f डैश x, 3 इंटू a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a लेस देन इक्वल्स टू 0। श्योर है। यहां से 3 कॉमन लेके उड़ा दीजिए, तो a प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। चलिए, कोई भी क्वाड्रेटिक आपको पता है नेगेटिव कब हो सकती है, कोई भी क्वाड्रेटिक नेगेटिव होने की शर्त होती है, a नेगेटिव होना चाहिए और d नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपके सामने है, तो वो एक्सप्रेशन नेगेटिव कब होता है, जब उसका a नेगेटिव हो और d नेगेटिव हो, राइट। तो इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, a प्लस 2 लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन लगेगी d लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ से a लेस देन क्या आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पर अगर आप d निकालें तो इसका d कितना आएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इंटू a लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, 3 आएगा ना, 3 आएगा। श्योर है। तो 4 कॉमन लेके उड़ा देते हैं, तो यहाँ से आएगी a स्क्वायर, और यहाँ आएगा माइनस का 3a स्क्वायर, और ये आएगा प्लस का 6a। ठीक है, ये आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मिस्टेक ना कर दी हो मैंने। तो ये अपने पास 4a स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू 3 टाइम्स 3a और a प्लस 2, 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और माइनस का 6a, करेक्ट है। यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 6a लेस देन इक्वल्स टू 0,
-2 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिएगा, तो a इंटू ए प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ये तो पता ही है कि माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्लियर? तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -∞ से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आपको जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी दो कंडीशन थी, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, तो इसका और इसका कॉमन लेंगे, है ना? तो ये कह रहा है लेस देन -2, यानी आपको वो आंसर सेलेक्ट करना है जिसके लिए a लेस देन -2 यानी -2 से छोटा हो। अगर -2 से छोटा लेना है तो ये वाला पार्ट हम ले नहीं सकते, तो कॉमन क्या होगा बेटा? कॉमन होगा ये वाला पार्ट, ठीक है? तो बताओ आंसर कितना होगा? आंसर होगा -∞ से लेकर -3 तक। समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा -∞ से लेकर -3 तक। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, है ना? अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो इसका f' आप निकाल लीजिए, है ना? मैं f' निकालने में मेहनत नहीं करूंगा, f' आप निकाल लीजिएगा। इसका f' मेरे पास लिखा हुआ है, ओके? तो इसका जब आप f' निकालेंगे तो इसका जो इस वाले पार्ट का f' आएगा 1/x² + x+1। समझ आ गया? इस वाले पार्ट का f' आप निकाल लेना, ये आ जाएगा। इसका हम सब निकाल ही सकते हैं, कितना आएगा? 2x + 1/x² + x+1, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है b² - 5b + 2, ओके? एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ तक आ गया? अच्छा, यहाँ तक आने के बाद देखिए ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है सेम है, तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा -2x/x² + x+1, और ये बचेगा b² - 5b + 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। हो गया? अच्छा, यहाँ तक आने के बाद ये आएगा b² - 5b + 2, और ये आएगा 2x/x² + x+1। ठीक है? अब इसके आगे वाला जो पार्ट है ना वो आप समझ लीजिएगा, बस इसके आगे वाला पार्ट समझ लीजिएगा आप, ठीक है? ओके, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे पास आया कि a लेस देन इक्वल्स टू -2 आ रहा है और a लेस देन इक्वल्स टू 1 आ रहा है, दोनों का कॉमन क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूँ कि a लेस देन इक्वल्स टू -2 भी आ रहा है और लेस देन इक्वल्स टू 1 भी आ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? तो कॉमन तो दोनों का यही होगा ना, कॉमन तो दोनों का यही होगा, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ इस पार्ट की मुझे मिनिमम मिले। इस पार्ट की मिनिमम कब मिलेगी? जब नीचे वाले की मैक्सिमम मिलेगी। समझ रहे हो ना? अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ तो बेटा x से डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा, आ गया? अब मैं जानता हूँ कि x + 1/x 2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, ठीक है? 2 से बड़ा और -2 से छोटा, हम सब जानते हैं मैथ्स में कि x + 1/x होता है या तो 2 से बड़ा होता है और -2 से छोटा होता है। और यहाँ पर देखिए ना आप, यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे एक पार्ट लेस देन इक्वल्स टू -2 दे रहा है और एक लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रहा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? बेटा ये वाला पार्ट लूंगा मैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ? यहाँ पर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ, और इसकी मैक्सिमम कब मिलेगी? इसकी मैक्सिमम तब मिलेगी बेटा जब ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहता हूँ, और इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी बेटा? जब ये मैक्सिमम होगा। क्लियर? x + 1/x की मैक्सिमम वैल्यू होती है -2। कितनी होती है? -2। तो x + 1/x की मैक्सिमम वैल्यू -2 रख दीजिए। ये आएगा b² - 5b + 2, और ये आएगा -2 + 1 यानी -2। श्योर? तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा? b² - 5b + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, b - 1 b - 4 लेस देन इक्वल्स टू 0, b बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक। श्योर? मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। f' ये वाला पार्ट मैंने डायरेक्ट लिखा है, सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक आने के बाद हमने x से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पर वाले पार्ट पर फोकस करना है, ठीक है? अगर आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कुछ तो वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव में कुछ भी लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, है ना? तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार एक पॉजिटिव नंबर से छोटा मान लेते हैं, 3 से छोटा, और एक अगर हमने नेगेटिव वैल्यू ली तो नेगेटिव से छोटा आ रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या होगा यार? कॉमन होगा बेटा ये वाला पार्ट। बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कोशिश को बढ़ाते हुए अगर मैं अगले वाले पार्ट पर जाऊँ, किस पर जाऊँ? अगले वाले पार्ट पर जाऊँ, तो देखिए हमने इसका f' निकाला, कितना आएगा इसका f'? cos x -2a cos 2x, और ये कितना आएगा? -cos 3x, और ये कितना आएगा? 2a। श्योर? और ये क्या बोला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आ गया? यहाँ तक आने के बाद
cos x माइनस cos 3x को एक साथ कर लेते हैं और 2a वाले पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। कर लिया हमने। यहां तक आने के बाद cos c माइनस cos d लगाइए। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। अच्छा 1 माइनस cos 2x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x आ गया। अच्छा अब देखो, अब ये sin 2x दिख रहा है आपको? sin 2x को लिखोगे आप 2 sin x cos x, 2 sin x cos x लिखोगे, एक 2 पहले से था, एक sin x पहले से था, तो पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा? 4 sin स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना? a प्लस cos x, ये बचेगा आपके पास। आ गया। यहां तक आने के बाद अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को पिछले क्वेश्चन वाली बात समझ में नहीं आई, तो अब कैसे दोबारा समझाऊंगा मैं आपको। देखिए ये टर्म चिल्ला के कह रही है कि हमेशा पॉजिटिव है, तो मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट केवल इस वाले पार्ट में है, यानी मेरे काम की जो चीज़ है वो है ये, यानी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस cos x। ठीक, और हम सब जानते हैं कि cos कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? cos वेरी करता है -1 से 1 तक, राइट। अगर किसी बच्चे ने यहाँ 1 ले लिया और -1 ले लिया, ठीक, a -1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, कॉमन पार्ट क्या हुआ यार? a 1 से बड़ा, a 1 से बड़ा, समझ आ गया? क्लियर। यानी मुझे इसकी मैक्सिमम चाहिए, इसकी मैक्सिमम चाहिए, और माइनस cos x की मैक्सिमम 1 होगी। क्लियर। तो यहाँ पर a क्या आएगा बेटा? a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा। वहां पर हमें पिछले वाले क्वेश्चन में मिनिमम चाहिए थी और यहाँ पर हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इसका आंसर आएगा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है। ओके। 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।